हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के राजनीतिक चिंतक मनु के बारे में विचार करने वाले हैं कि मनु कौन थे। मनु वो पहले व्यक्ति थे जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। मतलब प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है कि मनु और शत्रुपा के ही हम लोग वंशज हैं। मतलब मनु वही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है। देखिए, मनु से सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पेपर में आने वाला है। मनु के राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन मतलब वही क्वेश्चन है, मनु के राजा संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। मनु के अनुसार राजा के कर्तव्य तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप संबंधी विचार, मतलब मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई और वो कैसे वो हुआ वो चीज़। देखिए, मनु ने अपने राजनीतिक विचार में राजतंत्र की व्यवस्था का समर्थन किया तथा अन्य शासन प्रणालियों के स्थान पर राजतंत्र को ही श्रेष्ठ माना है। मनु ने अपने उसमें राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति, आप लोगों ने सुना होगा कि मनु का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, या उन्होंने एक ही ग्रंथ नहीं शायद अनेक ग्रंथ लिखे थे, लेकिन मनुस्मृति उसमें से सबसे मेन है उनका, के 7वें अध्याय में राजधर्म पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इसमें राजा के स्वरूप और उसके प्रशिक्षण तथा कार्यों पर मनु ने विस्तार से वर्णन किया है। मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा दैविक होते हुए निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजधर्म का राजनीतिक पक्ष की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। देखिए, मनु की राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है। सबसे पहला उनका दैवीय सिद्धांत है, सेकंड उनका सामाजिक सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत देखते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी में राज्य की उत्पत्ति में साव्ययी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानी है। इससे कई सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का भी आभास दिखता है। मनु स्पष्ट करते हैं कि राज्य के पूर्व मानव की स्थिति कष्टपूर्ण असहनीय थी। इस कष्ट के निवारण के लिए ईश्वर ने इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर एवं आदि ने सारभूत अंश से राजा का निर्माण किया। मतलब वो इंद्र के जैसे पराक्रमी, वायु के जैसे त्रिविमान, सूर्य के जैसे तेज वाला, अग्नि के समान सबको समान देखने वाला, वरुण जैसे जल शीतल रखने वाला, चंद्रमा जैसे शीतल रखने वाला, कुबेर जैसा धन सबको बराबर दे, और यम जैसे सबके बराबर प्राण रखने वाला, आदि ने सारभूत अंश से राजा का निर्माण किया। इन 8 उत्कृष्ट तत्वों ने मिलकर राजा ने न केवल 8 दुखों को दूर किया पर उनके कल्याण को सुनिश्चित किया। इन 8 तत्वों से बना राजा विश्व रक्षक, पोषक, समृद्धि कारक होता है। मनुस्मृति में राजा का यह दायित्व है कि वह इस भूमि पर सभी दिशाओं में शांति और व्यवस्था कायम रखे। इसके मनु का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तथा पाश्चात्य दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में अंतर। प्राय मनु के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की तुलना पाश्चात्य दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से की जाती है। इन दोनों में काफ़ी अंतर दिखा। पाश्चात्य विद्वानों ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के द्वारा राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की है, लेकिन मनु ने ऐसा नहीं किया है। मनु निरंकुश सत्ता का बिल्कुल पक्षधर नहीं है। आपने यहाँ देखा होगा, राजा दैविक होते हुए निरंकुश नहीं होना चाहिए, ये मनु का कथन है। मनु का राजा निरंकुश नहीं था। मनु राजा की निरंकुश सत्ता के पक्षधर नहीं है। मनु ने राजा को धर्म नैतिकता के अधीन रखा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजा सदा प्रजा का पालन करे तथा उसकी रक्षा करे। राजा को देव का अंश बताया गया है, परंतु उसे गुणों पर, योग्यता पर बल दिया गया है, न कि उसके अधिकार, शक्तियों एवं मनमानी पर। सालेटोर के शब्दों में मनु ने निसंदेह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकता है और उसे मार भी सकता है यदि वह अपनी मूर्खता से जनता को सताता है। सालेटोर ने कहा है कि मनु ये कहता है कि राजा को गद्दी से जनता उतार सकती है और जब वह अपनी मूर्खता से जनता को सताते हैं, परेशान करता है। तो मनु ने स्पष्ट किया कि राजा सभी नियमों एवं कानूनों से बंधा है। वह विशिष्ट है परंतु साधारण मनुष्यों की तरह दंड भोगता है। उनका कहना है कि यदि किसी अपराध में दंड 1 पर्ण है तो राजा के भंग करने पर उसे 100 पर्ण दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजा अधिक विद्वान एवं योग्य है। इसके अतिरिक्त राजा का प्रशिक्षण दिनचर्या उसे निरंकुशता की ओर नहीं जाने देती। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत अपनाए जाने के बावजूद भी मनु का राजा निरंकुश, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी नहीं है। उसके ऊपर कानून, नैतिकता एवं मर्यादा का नियंत्रण है।
इसके बाद राजा के कर्तव्य, मनु के द्वारा राजा का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए वो चीज़। मनु के अनुसार राजा के कर्तव्यों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि राजा 8 लोकपालों का शरीर धारण करता है और उनके समान ही आचरण होना। जिस प्रकार इंद्र जल बरसाता है, उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा पर प्रेम की वर्षा करनी चाहिए। सूर्य वर्ष पर निरंतर किरणों द्वारा जल लेता है, जैसे वायु सब जगह प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार राजा को उपचरों द्वारा सब जगह प्रवेश रखना चाहिए। यमराज जैसे प्रिय अप्रिय का ध्यान नहीं रखे बिना सबको मारता है, उसी तरह राजा अपराधियों के लिए वरुण पास की तरह विश्व में फैला दिखाई दे। जिस प्रकार पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र को देखकर सब प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार राजा के दर्शन से सबको प्रसन्नता हो। राजा पापियों का प्रतापयुक्त और नित्य तेजस्वी हो तथा दुष्ट सामंतों का घातक हो, या अग्निव्रत जैसा हो तथा जैसे पृथ्वी सबका समान भाव से पालन करती है वैसे ही राजा करे। ये वाली लाइन आपके लिए मेन होने वाली है। जिस प्रकार मैकियावली कहता है, शासक को लोमड़ी के भांति चालाक और शेर की भांति बहादुर होना चाहिए, उसी प्रकार मनु कहते हैं कि राजा को चाहिए कि वह बगुले के समान चिंतन करे, भेड़ियों के समान शत्रु का नाश करे, खरगोश के समान शत्रु के घेरे से निकल जाए। इसे मैकियावली और मनु के उसमें समानता की चर्चा की गई है। मनु कहता है कि शासक को लोमड़ी की भांति चालाक और शेर की भांति बहादुर होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट बुक में ज़्यादा काम देगा, क्योंकि राजनीतिक विश्व के चिंतक जिसके सिलेबस में है उसमें मैकियावली के विचार याद किए जाने चाहिए, और उसमें मैकियावली के विचार मुख्यतः आते हैं। शासक को लोमड़ी की भांति चालाक और शेर की भांति बहादुर होना चाहिए। और मनु के विचार क्या है? बगुले के समान अर्थ चिंतन सोचने वाला, वह भेड़ियों के समान शत्रु का नाश करने वाला, और खरगोश के समान शत्रु के घेरे से निकल जाने वाला। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजा के कार्यों का। मनु ने राजा के 8 कार्यों का वर्णन किया है। सबसे पहला कार्य है कर लेना। राजा को सेना से मतलब जनता से कर लेना चाहिए। फिर सेकंड है नौकरों को वेतन देना। उसने जितने सिपाही नौकर या गुप्तचर वगैरह जो कोई भी रखा है उनको वेतन देना राजा का दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य है मंत्री व दूतों को उपयुक्त कार्य के लिए भेजना। समय समय पर मंत्री व दूतों को अगर वो रखा है तो उपयुक्त कार्य के लिए भेजा जाए। इसके बाद है शास्त्र के अनुरूप कार्य करना, मतलब शास्त्र के संगत नहीं होना चाहिए। जैसा शास्त्र कहते हैं कि राजा के जैसा व्यवहार हो वैसा व्यवहार राजा को करना चाहिए। 5वां है किसी विषय का बहुमत होने से राजाज्ञा द्वारा उस बात का निर्णय लेना। अगर मंत्री या जनता किसी बात की बहुमत देती है तो राजाज्ञा द्वारा उस बात का निर्णय लेना चाहिए। 6 है अभियोगों का फैसला करना। जितने अभियोग राजा के पास जितने भी फैसले लेने के लिए वो आते हैं, उन अभियोगों का फैसला लेना राजा का 6वां कार्य है। और फिर 7वां है पराजित शत्रु से कर लेना। जो राजा विजिगीषु राजा कहा जाता है, जो राजा ज़्यादा शत्रु से युद्ध वगैरह करता है या जीतने की जो क्षमता रखता है, उस राजा का कार्य जो शत्रु पराजित हो जाए उससे कर ले। इसके बाद 8वां और सबसे अंतिम कार्य पाप करने वाले पापियों को दंडित करना। जिसने देशद्रोह, चोरी, बलात्कार जैसी चीज़ें की हैं उसको दंड देना राजा का 8वां कार्य है। राजा के अन्य कार्य भी हैं, जैसे किसी अतिरिक्त राजा के अन्य कार्यों का भी मनु ने उल्लेख किया है। पहला कार्य राजा को मंत्रियों की सलाह से निर्णय लेना चाहिए। विधि निर्माण करते समय नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। सेकंड है राज्य का संचालन करने के लिए मंत्रियों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राज्य के कार्य का संचालन करने मंत्री या कर्मचारी बूढ़े हो गए हैं या उनसे कार्य अब नहीं होता है तो उनके स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति करना राजा का कार्य है। फिर है राजा को राज्य की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करना चाहिए। 4th है राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहिए। इससे योग्य सेनापतियों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा समय समय पर श्रम सेना का निरीक्षण करना चाहिए। 5th है अन्य राज्यों के साथ संबंधों का निर्णय भी राजा को ही लेना चाहिए। इसके लिए योग्य राजदूतों की नियुक्ति करना चाहिए। फिर 6 है न्याय के द्वारा उचित दंड देना राजा का कर्तव्य है। राजा को मनुष्य सारी शक्तियों का स्रोत माने, मतलब उधर ही साइड वाले हैं, बस थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके बाद आती है राजा की दिनचर्या। राजा को नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। राजा की दिनचर्या में पहले ही आता है प्रातः काल ही उठकर स्नान आदि कर पूजा पाठ करो, मंत्रा गृह में प्रवेश करें, प्रजाजनों की समस्याओं का समाधान करें तथा पूरा सभी विषयों में न्याय करें।
प्रजाजनों के चले जाने के बाद मंत्रियों से मंत्रणा करे। इसके बाद किसी गुप्त स्थान में गुप्तचरों तथा राजदूतों से परामर्श करे। इसके बाद दोपहर को स्नान करे तथा भोजन कर विश्राम करे। इस समय रानियों के साथ वह विहार भी कर सकता है। सायंकाल को संध्या पूजा के बाद गुप्तचरों, दूतों व मंत्रियों के से उसे परामर्श करना चाहिए। उसके बाद भोजन करके संगीत का आनंद उठाते हुए नींद लेनी चाहिए। शासक एक आदर्श। इस प्रकार मनु का शासक एक आदर्श शासक है, जिसे कठोर नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके गुण केवल दिखावे छल के लिए नहीं है, बल्कि वह सही अर्थों में एक आदर्श शासक है, जो कि प्रजा के दुख सुख का पूरी तरह से ध्यान रखता है। वह न्याय का स्रोत है, जो कि अपराधियों को उचित दंड देकर समाज में व्यवस्था व न्याय को बनाए रखता है। मनु का शासक पृथ्वी तुल्य अपनी प्रजा का पालन करता है। वह अत्यधिक कर लगाकर अपनी प्रजा को शोषण नहीं करता है, बल्कि वह उतना ही कर लेता है जितना कि आवश्यक होता है। आज से 1000 साल पहले प्रकट किए गए ये विचार निश्चित ही अद्भुत हैं। राजनीति शास्त्र में इनका महत्व है। मतलब मनु सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, ये मनुस्मृति सबसे पुराना ग्रंथ है, भारत नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। मतलब इतना पहले इतना अच्छा शासन व्यवस्था थी। राजा मनु स्वयं ही एक राजा थे जिन्होंने ये सब लिखा है। मतलब वो खुद ही नियमों का पालन करते थे। अब मनु के साप्तांग सिद्धांत पे हम कल देखेंगे कि कल क्या होता है। धन्यवाद।